हम सारी संपत्ति समाज की बनाना चाहते हैं, इसलिए हमारा नैतिकता नहीं कहते कि हम आपके पैसे से चुनाव लड़ें। हम मजदूरों के लिए लड़ते हैं, मजदूरों से पैसा लेंगे। हम किसानों के लिए लड़ते हैं, हम किसानों से पैसा लेंगे। हम महिलाओं की समानता के लिए लड़ते हैं, हम महिलाओं से दान मांगेंगे। हम खेत मजदूरों के विकास के लिए लड़ते हैं, हम खेत मजदूरों से मांगेंगे, लेकिन आपसे हम पैसा नहीं लेना चाहते। तो इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने एक उदाहरण पेश किया कि हम जैसे हैं, हम कहते नहीं हैं, हम करके दिखाते हैं। तो कॉमरेड धर्मपाल जी कह रहे थे 27 साल बंगाल में चीफ मिनिस्टर रहे, मुख्यमंत्री रहे, कहीं मुख्यमंत्री रहे, इस दौर में 27 साल में एक तो मुख्यमंत्री रहा है। त्रिपुरा में 32 साल राज किया, तो वहां भी हमने रहे। केरल में हम लगातार रहते रहे हैं। केंद्र का गृह मंत्री हमारा रहा है, कृषि मंत्री हमारा रहा है केंद्र में। आज तक ही हमें इतना भी कहीं दोष नहीं निकाल पाए कि आर्थिक तौर पर कम्युनिस्टों ने बेईमाना किया होगा। तो इसलिए मैं ज्यादा लंबे आपके सामने बोल गया हूँ, ये कह के कि कम्युनिस्ट पार्टी सामूहिक विकास चाहती है, कम्युनिस्ट पार्टी समानता के लिए लड़ रही है। आप इसके नजदीक आइए। भारतीय जनता पार्टी जो आज राज कर रही है, वो राज करने वाली पार्टी आरएसएस की उनकी मदर पार्टी है, उन्हीं की राजनीतिक पार्टी है आरएसएस। में आप सभी जानते हैं कि हमारे बहुत से लोग जिन्होंने देश को आजाद कराया, और आज जब हम 1947 में आजाद हुए तो एक ऐसे भारत की नींव रखने का जो काम था, ये भी कम्युनिस्ट पार्टी की देन थी, जिन्होंने लोकसभा के अंदर ऐसे बिल पारित किए जो मजदूरों किसानों के हक में हो। दुर्भाग्य की बात ये रही कि जनता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को समझ नहीं पाई। सरमाएदारी का प्रचार बहुत अधिक रहा है और है। वो अपना प्रचार निरंतर करते गए। जो इस देश का सरमाएदार था, उसको ये भली बात मालूम था कि कम्युनिस्ट पार्टी शासन में आ गई तो जो मजदूर किसान है, इसका राज आएगा और वो कानून उनके हक में बढ़ेंगे। इसलिए उन्होंने हमारे जो लोग थे, हमारे जो योद्धा लोग थे, उनको इस राजपथ से पीछे हटाने की कोशिश की। ईमानदार होते हैं, और हमारा जो एमपी एमएलए बन के जाता है, उसको जो वहाँ से पार्लियामेंट की तनख्वाह मिलती है, वो उसकी अपनी नहीं होती, वो पार्टी में जमा होती है। जो उसकी सैलरी है वो पार्टी फंड के अंदर जमा होती है, पार्टी उसको बेच देती है। और जब इलेक्शन लड़ता है तो इलेक्शन लड़ने के लिए भी खर्चा उसको अपनी जेब से नहीं करना होता, पार्टी उसके ऊपर खर्चा फंड इकट्ठा करके आप लोगों से, दूसरों से इकट्ठा लेके करती है। जब लोग इलेक्शन से बाहर रहते हैं, आपने देखा है कि सरपंची के इलेक्शन में 15-15 लाख, 20-20 लाख, 10-10 लाख रुपए खर्च हुए छोटे छोटे गाँव के अंदर भी। तो उन्होंने जो पैसे खर्च किए हैं वो आप किसे कमाएंगे, उससे क्या उम्मीद करेंगे अगर पैसे खर्च करके बढ़े। तो हमारा मेंबर बनेगा पहले, उसके बाद एक ब्रांच बनेगी, सबसे छोटी इकाई हमारी ब्रांच का एक सेक्रेटरी होगा, ब्रांच सम्मेलन होगा, उसका एक सेक्रेटरी बनेगा। उसके बाद इलाका कमेटी होगी, इलाका का सेक्रेटरी होगा, उसके बाद जिला कमेटी होगी, जिला का सेक्रेटरी होगा, स्टेट का, सेंटर का, ऐसे बनते जाते हैं। हमारे मेंबरों को अपनी बात रखने का अधिकार है। तीन और पार्टियों में किसी में भी आप देखेंगे अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। जो बड़े लीडर ने कह दिया वो सब बचेगा, उसके बारे में नहीं कह सकता। हमारे वहाँ ब्रांच की मीटिंग होगी, सब ब्रांच के मेंबरों को उस पॉइंट के ऊपर बात कहने का अधिकार है। जिला की मीटिंग होगी, जिला के सभी मेंबर जिला कमेटी के हैं, उस पॉइंट के ऊपर अपनी बात रखेंगे। किसी प्रकार से स्टेट के अंदर बात होगी, स्टेट के सभी मेंबर अपनी बात रखेंगे, सेंटर में भी ऐसी है। लेकिन जो फैसला होगा वो सब मेजोरिटी का होगा। मान लिया 11 मेंबर में से 6 मेंबरों की एक राय है, 5 की एक राय है, तो 6 वाली राय चलेगी, 5 वाली नहीं चलेगी। लेकिन बहस होगी, बातचीत रखने का अधिकार होगा। मान लिया मैं जिला सेक्रेटरी भी हूँ, अगर मेरी जिला काउंसिल कोई ऐसी बात मेजोरिटी से पास करती है जिसके बारे में मेरी राय शायद ना हो, मैं उस राय का ना हूँ, लेकिन राय जो मेजोरिटी की है वो लागू होगी, उसको लागू कराना भी मेरा काम होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि इस मामले के ऊपर मेरी ये राय थी, राय वहीं तक आपके पास जो फैसला हुआ उसको लागू करना जो लीडर है किस लेवल का, उसका काम, अपनी राय देने का, बात करने का पूरा अधिकार है। हमारा हर साल ब्रांच का सम्मेलन होता है, उसका पिछला लेखा जोखा काम क्या 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 नहीं किया पेश होता है, ब्रांच सेक्रेटरी का चुनाव होता है। इसी प्रकार से 3 साल बाद जिला सम्मेलन होता है,
और उसमें पिछले 3 साल की गतिविधियों का लेखा जोखा सारा कुछ रखा जाता है। जो डेलीगेट उसमें जुड़ के आते हैं उनको हर बात पूछने का अधिकार होता है। तो साथियों, मैं नौजवानों के बीच में रिप्रेजेंट करता हूं और उसी से लेकर संबंधित कुछ मुद्दे आप लोगों के बीच में रखूंगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 2016 के अंदर सक्षम योजना चलाई थी सरकार ने। आप सबके बच्चे भी उस योजना के अंदर शामिल होंगे। सरकार जो वादा किया था कि 2 लाख रोजगार जो है हम हर साल जो है हरियाणा के अंदर देंगे, परंतु हो क्या रहा है, सरकार ने नौजवानों को लगा दिया है सक्षम योजना के नाम पर। सक्षम योजना के नाम पर नौजवानों को लगाकर तो वहां पर कह दिया है कि आप लोगों को 3 साल या 35 वर्ष तक का ही रोजगार मिलेगा। 3 साल के लिए उन लोगों को इस तरह से धड़-धड़ के धक्के खिलाए जाते हैं। 5,000 6,000 रुपया उनको जो है भत्ता दिया जाता है और उनसे काम लिया जाता है 8-8 घंटे 9 घंटे का। तो आप लोग समझ सकते हैं कि देश के अंदर कितनी बेरोजगारी है और उस नौजवान को मजबूरी में वो काम करना पड़ रहा है। क्यों काम करना पड़ रहा है? क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर वो घर बैठेगा तो वो परिवार कैसे चलाएगा? 35 साल की जो उम्र है, 35 साल की उम्र में परिवार हमसे जुड़ जाता है। बहुत से नौजवानों की शादी क्या हो जाती है उस समय में, तो उनका एक परिवार जुड़ गया, बच्चे जुड़ गए। तो इस चीज को देखते हुए हम आज ये सरकार से मांग भी करते हैं और हमने पिछले महीने ही दिल्ली के अंदर प्रदर्शन भी किया था बनेगा कानून को लेकर कि देश के अंदर भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लागू किया जाए, जिसके अंदर हमने बात की थी ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की तरफ से। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन ने कहा था कि देश के अंदर भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कानून लाया जाए, जिसके अंदर हमने मांग रखी है सरकार से कि हर नौजवान को रोजगार दिया जाए। अगर सरकारें रोजगार ना दे पाए तो उसको जीवन यापन के लिए उसको जीवन भर भत्ता मिलना चाहिए, उसकी शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से उसको रोजगार मिलना चाहिए। हमने ये बात सरकार के बीच रखी हुई है। तो साथियों, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जन संघर्ष के बीच में, जनता के बीच में हमारा जन संगठन ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जनता के बीच जा जाकर लोगों को, नौजवानों को इकट्ठा करता है और उसको जागरूक करने का काम करता है। तो मैं ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की तरफ से आप सबको यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ और साथियों मैं आशा करता हूँ कि आप जो भी अभिभावक हमारे बीच पहुंचे हैं अपने नौजवान बच्चों को हमारे साथ जोड़े और इस मुद्दे को लेकर जो आज ये बेरोजगारी का मुद्दा है उसको हमें समाप्त करने के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिला। सीपीआई के सीनियर नेता दयाल सिंह कश्यप जी, भाई टक्करवाल जी, किसान नेता गुरभजन सिंह जी, सक्षम नेता कॉमरेड विपिन बराड़ जी, कॉमरेड सत्यवाल जी, प्रेस सभा में मौजूद सभी सम्मानित साथियों व मार्गदर्शक साथियों, जैसा कि मंच का संचालन कर रहे कॉमरेड हरभजन सिंह संधू जी ने आपको डिटेल में बताया कि आज सभा किस लिए की गई। आज हमारी सीपीआई जो पार्टी है उसका एक स्थापना दिवस के रूप में आप यहाँ एकत्रित हुए हैं उसको मनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं सभी को बधाई देता हूँ और सभी साथियों से ये कामना करता हूँ कि जिला की जो सीपीआई कमेटी है, सभी साथी जिस जिस संगठन से संबंधित यहाँ पहुंचे हैं वो इनका साथ दें, ताकि आपके जो सामाजिक कार्य और कई तरह के जो और कार्य जो सरकार की हर धर्म के कारण रुके हुए हैं इनको पूरा कर सके। इसमें कॉमरेड नीलम संधू जी ने पहले से ही ऑफिस में एक लेडीज के जो ऐसे ही रुके कार्य हैं, कई लेडीज परेशान होती हैं किसी ऑफिस में जाके, इन्होंने एक ऐसा अभियान चलाया हुआ है कि वो यहाँ से हर तरह का जो लेडीज से संबंधित समस्याएं हैं, जन साधारण से संबंधित समस्याएं उनको सुना जा रहा है। और वैसे भी कॉमरेड वकील साहब ने, संधू साहब ने अभी कुछ दिन पहले चर्चा की थी कि हम यहाँ ऑफिस में और भी कार्य शुरू कराने जा रहे हैं, जो राशन कार्ड से संबंधित है, जो पेंशन से संबंधित है, विधवा पेंशन से, पारिवारिक पेंशन से, इन सब से संबंधित जो कार्य हैं उनका यहाँ मिल के आपस में समाधान करवाया जाएगा सभी साथियों का। तो मैं इसके लिए
सभी जिला की सीपीआई कमेटी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जन समस्याओं को सुना जाएगा। सीपीआई कॉमरेड का मतलब साथी सभी समझते होंगे। कॉमरेड उस एक व्यक्ति विशेष का जिसकी विचारधारा, जिसकी सोच एक अलग तरह से गिनी गई है। राजनीतिक पार्टियों का तकरीबन आपने देखा है कि स्वार्थ अपना होता है। आपने सुना होगा कि केरला में आज सीपीआई की सरकार है, कम्युनिस्ट की सरकार है, और वहां के सभी आमजन, कर्मचारी, छात्र, मजदूर, किसान सभी एक बढ़िया एक जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। जैसा कि और स्टेट में आपने देखा है कितनी समस्या है। तो साथियों, मैं एक कर्मचारी वर्ग से संबंधित हूँ। अभी इसी वर्ष मेरी सेवानिवृत्त हुआ हूँ। रोडवेज के एक नेता के तौर पे काम किया है। तो जिन समस्याओं का भाई विपिन ब्राड़ जी ने जिक्र किया था कि ये सरकार की जो समस्याएं पैदा की हुई है, आज सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। आप देख रहे हैं कि आज जो बच्चे अपने पढ़ाई के समय में इतने महंगे सूट बूट डाल के और फीसें देके एक डिग्री और मास्टर डिग्री हासिल करते हैं, आज उनको 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी एक समस्या है सक्षम के साथी थोड़े से वेतन पे और भी कितने साथी जो अलग अलग तरह से 10,000, 8,000, 7,000, 6,000 में और 12-12 घंटे की ड्यूटियां करनी पड़ती हैं। तो एक तरह से उनका शोषण किया जा रहा है। पूरे एक हफ्ते को इसको मनाया गया है। इसके लिए मैं सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना साथ दिया। साथियों, जिस टाइम ये सरकार आई तो महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर आई थी, लेकिन इस सरकार के आने के बाद महंगाई बहुत बढ़ी है, बेरोजगारी भी बहुत बढ़ी है। पे आ गई है जो कि पिछले 1 साल में ही हमारा 6 स्थान नीचे आ गया है। इसी तरह अगर इन सब से बचना है, सिर्फ 2 रास्ते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। राइट में सारे पूंजीपति और लेफ्ट में कम्युनिस्ट पार्टी और जितने भी दल हैं। अगर इन सब से बचना है तो कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत करना होगा, इनके संगठनों को मजबूत करना होगा। मैं हरियाणा महिला सभा के ऊपर काम करती हूँ और हम महिलाओं की जो समस्याएं हैं, जैसा कि जब भारत आजाद हुआ 1947 में और 1950 में जब संविधान लिखा गया, उसमें एक लाइन जो प्रस्तावना के अंदर भी आई कि सभी लोगों को समान दर्जा दिया गया है, लेकिन उसमें महिलाएं भी आई। लेकिन आज जो हम स्थिति देखते हैं, महिलाओं की स्थिति समान हमारे समाज के अंदर नहीं है। ये स्थिति को बराबर करने के लिए कैसे लड़ाई लड़नी है हमने, ये संगठन हमारा पूरा जोर लगा करके काम करता है। लेकिन बुराइयां अगर आप देश के अंदर देखो और अपने हरियाणा के अंदर देखो, जो 2 दिन पहले की घटना ये आई हुई है कि हमारे जो सरकार के अंदर जो मंत्री बैठा हुआ है संदीप सिंह, वो एक महिला खिलाड़ी को परेशान किस तरीके से किया, ये खबर पूरे तरीके से वायरल हो रही है। उसको किस तरीके से टॉर्चर करता है वो मानसिक स्थिति के ऊपर, और उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। तो ये स्थिति हमने देखने के लिए इस देश को आजाद नहीं करवाया। आज जो ये हमारा स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, साथियों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्वतंत्रता का आंदोलन रहा, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये बात आप सभी साथियों को समझनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के उस वक्त के अंदर 2 मकसद थे। एक तो था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद से भारत को आजाद कराना, पहला मकसद था। दूसरा मकसद ये था कि भारत की अर्थव्यवस्था को इस तरीके से विकसित करना तो सर्वधर्म समाज की स्थापना हो। इसी के चलते पूरे देश के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य के अंदर सभी साथियों के बीच में एक इतिहास बताया जा रहा है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने आज़ादी के आंदोलन से पहले भी बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन जब आज़ादी का आंदोलन के बाद भी बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और 25 दिसंबर 1925 को एक राष्ट्रीय सम्मेलन कानपुर के अंदर हुआ, वहाँ फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। मैं बाबू जी यहाँ से नहीं आया जी, भी मेरा पहले 100% का मेडिकल था जी, अब वो 80% का पढ़ाई दिया जी। अच्छा। और उसके वजह से जी मेरी बच्चा की बिल सड़क, 2 बच्चे की बिल सड़क थी पहले, वो भी ख़त्म कर दी जी। ठीक है। वो भी नहीं जी उनका। और बस का जो मेरा किराया पहले माफ था,
वो भी जान करे 82% चल दुनिया का खत्म कर देगी वो भी कहा उसको लेकर मैंने हाँ आया पता था। अच्छा, तो क्या मतलब दिक्कतें आ रही हैं, वो बस में चल नहीं रहा है? बस में चल नहीं रहा है। अच्छा, तो वो बस वाले क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं, बस वाले क्या कह रहे हैं इसको? बस वाले नहीं करते कहा चलता है काज खत्म कर देगा। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से क्या कहोगे, प्रशासन से क्या कहोगे अपने मुद्दे को लेकर? मैंने प्रशासन में गया था जी वहाँ से। अच्छा, मैं कह रही थी कहा है तो नहीं जब चलता है कहा है तो 80% ही रहेगा आपका। अच्छा, हाँ जी। तो इसके खिलाफ आपने कहीं आवाज़ नहीं उठाई है कोई? उठाई थी, मैं वहाँ भी गया था डॉक्टर के पास, मैंने एप्लीकेशन लिख कर दी थी वहाँ जी, वो भी नहीं। मुख्यत्वे आज यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना दिवस के तौर पर ये समापन समारोह आयोजित किया गया है। तो ये यमुनानगर में पिछले 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 30 दिसंबर तक जन जागरण अभियान चलाया गया है। लोगों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली है और कम्युनिस्ट पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं आज ये समारोह आयोजित। तो ये दूसरा जो बहुत सारे लोगों ने अपनी समस्याएं हमारे साथियों के साथ साझा की है, चाहे वो गली को ठीक करने का सवाल है, गंदे पानी की निकासी ना ठीक तरीके से ये सवाल है, रिहायशी प्लाट का सवाल है, बुढ़ापा पेंशन में जो अड़चन पैदा हुई है वो सवाल है, या BPL के राशन कार्ड जो है वो काट लिए गए हैं। इन सारे सवालों को लेकर के यहाँ आज मीटिंग की है और इन सवालों को लेकर के कांग्रेस पार्टी आगे लगातार आंदोलन चलाएगी। यही आज हमने यहाँ। तो जिस तरह से अभी राशन कार्ड का मुद्दा चल रहा है, तो इसके ऊपर पार्टी क्या कदम उठाएगी जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं इस समय में? पार्टी लोगों के बीच में जा करके लोगों से करके और धरने प्रदर्शन करेगी, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करेगी। हम हमारे जो कम्युनिस्ट पार्टी के संसद सदस्य हैं उनको भी हरियाणा की स्थिति अवगत कराएंगे ताकि वो संसद के अंदर इस बात को। आज जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना दिवस 26 दिसंबर का था, उसका पूरा हफ्ता जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला यमुनानगर की ओर से पूरे सप्ताह गाँव के अंदर अभियान चलाया गया और आज उसका समापन के रूप में जिला दफ्तर CPI यमुनानगर के अंदर ये स्थापना दिवस मनाया गया, जिसके अंदर अलग अलग संगठनों से, जिसके अंदर एटक और भवन निर्माण से, खेत मजदूर यूनियन से, वो अलग अलग संगठनों के साथी यहाँ इकट्ठे हुए थे और कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में यहाँ बताया गया, जिसके अंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य के सेक्रेटरी कॉमरेड दरियाव सिंह कश्यप व अन्य नेतागण यहाँ पर उपस्थित रहे। ऐसा है कि अभी जब हम जन जागरण अभियान पूरा हफ्ता गाँव के अंदर गए और इसी दौरान लोगों ने हमें बहुत सी समस्याएं बताई। जिस तरीके से सरकार के द्वारा राशन कार्ड जो लोगों को जो फैसिलिटीज़ मिल रही थी उनको काट दिया गया, लोग बहुत परेशान थे, वो भी आज लोगों ने यहाँ पर उठाया। इसके अलावा जो हरियाणा के अंदर बिजली विभाग के द्वारा लोगों के ऊपर 10% सिक्योरिटी के नाम पर हर महीने जो पैसा जो है उनके बिलों में लग करके आ रहा है, इसको भी उठाया गया। और इसके साथ ही जो विकलांग पेंशन के अंदर जिन लोगों की 100% डिसेबिलिटी थी, लेकिन पिछले दिनों सरकार के द्वारा ये कहा गया कि UID नंबर के तहत आप अपना विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाएं, और वो जब विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सिविल हॉस्पिटल के अंदर गए तो उनका 100% की बजाय उसको 82%, 80% कर दिया गया। और उसके बाद अब उनकी जो है पेंशन के अंदर जो उनके बच्चों को जो पेंशन मिलती थी वो काट दी गई, और इसके अलावा जो बसों के अंदर जो किराया उनको मुफ्त था वो ख़त्म कर दिया गया। इस मुद्दे को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा अब उठाया जा रहा है और आइंदा जो कम्युनिस्ट पार्टी अपनी रणनीति तय करके पूरे हरियाणा के अंदर इसके अंदर अपना आंदोलन चलाएगी। धर्मपाल चौहान, जिला सचिव CPI यमुनानगर। तो आज जो प्रोग्राम रहा है तो इसके ऊपर पार्टी का आगे क्या रणनीति रहेगी? कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलनों की पार्टी है, शुरू से आंदोलन करती रही है और आगे भी जो जन समस्याएं हैं जैसा कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य,
और बीपीएल के कार्ड जो भी सरकार ने काटे हैं उस मुद्दे को भी कम्युनिस्ट पार्टी उठाएगी। और किसानों का एक मुद्दा है कि इस इलाके के अंदर आवारा पशुओं ने किसानों की फसल खराब कर दी है, तो किसान साहबा ने इस मुद्दे को उठाया हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी उसका समर्थन करती है। और एक पटवारियों की जो स्ट्राइक चल रही है, हमारे साथियों ने बताया उसके बारे में किसान साहबा ने समर्थन किया है, तो कम्युनिस्ट पार्टी भी उनकी मांगों का समर्थन करती है और उनका साथ देगी। उनकी मांग मान लेनी चाहिए, क्योंकि पटवारियों के बगैर सारा काम पैरालाइज हुआ पड़ा है। बच्चों के सर्टिफिकेट बनवाने का, एप्लीकेशन देने का, तो सरकार को उनकी मांग मान लेनी चाहिए। और एक प्रज्ञा ठाकुर का मामला है, वो भी हमने विचार किया है। और जो हरियाणा के मंत्री हैं जिन्होंने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की है, संदीप सिंह जो खेल मंत्री है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग हम करेंगे। दरियाव सिंह कश्यप, सीपीआई का हरियाणा राज्य सचिव हूँ, पानीपत से हूँ। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना दिवस के अवसर पर समारोह था। इस समारोह से पहले जो साथी विभिन्न गाँव में गए हैं और लोगों से रूबरू हुए हैं, उनकी समस्याओं के प्रति उनकी जानकारी ली है। उन समस्याओं पर आगे जो है रणनीति बनाई जाएगी, निरंतरता संघर्ष की तरफ बढ़ेंगे निरंतर रूप से और लोगों की समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास करेंगे।